अगर मैं आपसे कहूं कि क्या भारत की ओर बढ़ रही है नेपाल की तबाही, अरे वो तबाही जिसने हजारों घर को बेघर कर दिया, वो तबाही जिसने सौों लोगों की जान ले ली, वो तबाही जिसने बच्चों को और माँ बाप को अलग कर दिया, क्या वो तबाही अब भारत के अंदर आने वाली है? अरे वो तबाही क्या बिहार के अंदर आने वाली है? अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आपके होश खुद उड़ जाएंगे और आप YouTube पर और अन्य जगह पर देख रहे होगे कि यार ये तबाही इस वजह से आई, ये तबाही उस वजह से आई, लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि ये तबाही किस वजह से आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने बम उड़ा दिया जिसकी वजह से ग्लेशियर टूट गया, कुछ कह रहे हैं कि भूकंप आ गया इस वजह से बाढ़ आ गई। अरे किस वजह से ये पूरी की पूरी बाढ़ आई? इतनी बारिश भी तो नहीं हो गई थी कि बाढ़ आ सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो आज तक कभी नहीं नेपाल में हुआ वो आज ही क्यों हुआ? और क्या ये तबाही नेपाल से भारत की ओर बढ़ चुकी है? अरे जब अभी आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर क्या होने वाला है तो अभी आप जान करके खुद दंग हो जाओगे। लेकिन मैं आपको एक बार तबाही दिखा देता हूं। वो तबाही कुछ इस तरीके से थी कि यार नदी के आसपास जितने भी लोग थे, कोई यार पेड़ से चिपका मिला, किसी की आधी शरीर मिली, कोई अपने माँ बाप से अलग हो गया, हजारों लोग इधर से उधर हो गए हैं। अब यहाँ पर पुल तो इस तरीके से बह जा रहे थे कि जैसे लग रहा था कि कोई कागज का बना हो, जैसे लग रहा था कि हम फिल्म देख रहे हो। अब आप खुद समझ लीजिए कि जब भगवान अपना हल्का सा गुस्सा दिखाते हैं तो किस तरीके का प्रलय आता है। और आप और हम भगवान से पंगा लेते हैं, आप और हम भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन जब भगवान अपने पर आते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर कोई वैसी वजह नहीं थी कि आ जाए बाढ़, ये भगवान का करिश्मा था। लेकिन भगवान ने ऐसा क्या किया उसके बारे में तो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये वही नेपाल है जहां पर कुछ समय पहले अभी हिंदू मुसलमान हुआ करता था, मंदिर तोड़े जाते थे, मस्जिद तोड़े जाते थे। क्या कुछ ऐसा भारत के अंदर भी होता है? अरे क्यों नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये गुस्सा भगवान का भी नेपाल के अंदर दिखा है। इसीलिए कहते हैं कि जाति वाति छोड़ दीजिए, अपने भगवान में विश्वास रखिए, दूसरे भगवान को उल्टा सीधा मत कहिए, क्योंकि जब भगवान यहाँ पर कभी मेहरबान होंगे ना तो आप और हम ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यार अगर आप देखोगे तो मैं नहीं बल्कि बीबीसी न्यूज कह रहा है कि नेपाल में आई भयानक बाढ़, कैसे पूरा बाजार बह गया, 160 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों अभी लापता बताए जा रहे हैं। यार ये जो आंकड़ा ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जानते हो, मतलब ऐसे वहां पर कीचड़ लिपटी हुई है और कीचड़ में 10-20 लोग पड़े हुए हैं। इस तरीके का वहां पर मंजर है। मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। यार नेपाल में बाढ़ से पहले की फोटो अगर आप देखोगे तो ये सुंदर सा नेपाल है, आराम से लोग रह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं लग रहा कि कुछ होगा भी, क्योंकि यहां पर 10 साल 100 साल से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब देखो अब का नजारा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें केवल लोगों की गलती नहीं थी, यहां पर सरकार की भी गलती थी। क्योंकि सरकार को आज से 12 से 13 महीना पहले आशंका लग चुकी थी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक यहां पर तगड़े बांध और इसकी व्यवस्था नहीं की थी। यह होता है सब कुछ करप्शन की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। क्या लगता है आपको केवल भारत में भ्रष्टाचार है? नहीं, हर जगह पर आपको भ्रष्टाचार मिल जाएगा। 13 महीना पहले यह बता दिया गया था कि कुछ ऐसा हो सकता है और 13 महीना पहले ऐसी होने की आशंका थी भी। मतलब भगवान ने 13 महीना पहले रिहर्सल कर लिया था कि कैसे तबाही मचानी है। इंसान, तुम्हारी औकात है तो रोक लो। लेकिन इंसान ने कहा कि प्रभु हम आपके आगे क्या करेंगे। सरकार ने कुछ किया ही नहीं और उसके बाद देखिए क्या मंजर है। तो केवल ये नहीं कि अपने आप बाढ़ आ गई, सरकार की भी गलती थी कि यहाँ पर व्यवस्था आपने वैसी क्यों नहीं बनाई। व्यवस्था ये बना भी देते तब भी जो जिस हिसाब से बाढ़ आई थी वो बाढ़ रुक नहीं पाती, क्योंकि ये बाढ़ जो थी केवल पानी नहीं थी, इसमें जो गाद होता है ना वो सबसे ज्यादा था। गाद का मतलब होता है कि वो पानी बहुत गाढ़ा था, उसमें ईंटा पत्थर लोहा सब चीजें बह करके जा रही थी। अगर वो केवल आपसे टच भी हो जाता ना तो आपके हाथों से आपके शरीर से जो जो चीजें टकराती आप विश्वास भी नहीं कर सकते थे। अरे उसमें घर बह करके जा रहे थे। सच्चाई तो ये है। लेकिन उसी के साथ साथ अब लोग कह रहे हैं 160 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं 100 से ज्यादा भारतीय जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय और अन्य लोग यहाँ पर कैसे चपेट में आ गए, क्योंकि ये जो इलाका है जहां पर ये बाढ़ आई है यहाँ पर भारत
कि लोग काफ़ी ज़्यादा टहलने जाते हैं। मानसरोवर में यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जहाँ पर बाढ़ आई है, यहाँ पर तिब्बत और नेपाल का बॉर्डर सटता है, यानी कि चाइना और नेपाल का बॉर्डर सटता है। चाइना और नेपाल का ट्रेड यहीं से होता है, तो लोग एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर यहाँ पर घूमने भी आते हैं। तो इस वजह से जितने लोग नेपाल के मारे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर पर्यटक भी थे जो घूमने आए हुए थे, वो भी यहाँ पर बह चुके हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कहाँ पर क्या हुआ, किस नदी के साथ हुआ है और किस नदी में कैसी बाढ़ आई थी। देखो यार, ये है कुछ और नहीं बल्कि रसुआ। रसुआ एक जिले का नाम है, कहीं और नहीं बल्कि नेपाल के अंदर। अब इसके ऊपर यहाँ पर बसा हुआ है तिब्बत, और तिब्बत है चाइना का पार्ट। ऊपर पूरा का पूरा चाइना, यहाँ तिब्बत है, तिब्बत याद रखिएगा। और नीचे यहाँ पर अपना यूपी है और इधर अपना बिहार है, यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पर भारत है। तो क्या है ना कि ये तिब्बत है, ये तिब्बत चाइना का बहुत ऊपर वाला एरिया है। ऊपर वाला एरिया का मतलब बहुत ऊंचाई वाला एरिया है। पहले से ये तिब्बत पहाड़ पर ही बसा हुआ है, और उस पहाड़ पर भी कई सारे पहाड़ है, बल्कि ग्लेशियर्स भी हैं। और जो हिमालय पर्वत है, अगर आप देखोगे तो वो केवल भारत में नहीं है, बल्कि नेपाल का ये पूरा तिब्बत उब्बत लेकर इस तरीके से पूरा पूरा यहाँ सब पहाड़ी पहाड़ है, और बर्फीला पहाड़ भी है। यहाँ पर लोग घूमने उमने भी जाते हैं। तो ये जो आप रसुआ वाला इलाका देख रहे हो, यहाँ पर जो चाइना और नेपाल का बॉर्डर भी आता है, यहीं से इन लोगों का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है और बाकी सारी चीज़ें आती जाती हैं, व्यापार होता है। तो ये जो रसुआ वाला इलाका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है। यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, देश विदेश के लोग भी आकर के रहते हैं, चाइना के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। हाल फिलहाल ये जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ के अंदर अमेरिका ने कई मिलियंस ऑफ डॉलर की मदद की है, चाइना ने भी मदद देने को कह दिया है, लेकिन भारत ने तो अपनी आर्मी ही भेज दी है कि जो जो लोग वहाँ पर फंसे जाकर के निकालो। 50 से ज़्यादा आर्मी भेज दी है, पैसे की मदद की है, मेडिसिन की मदद की है, जो मदद हो सकती थी वो कर दी है। और अब पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि अब यहाँ पर जातिवादी और बाकी कुछ भी नहीं देखा जाएगा, केवल इंसानियत देखी जाएगी। नेपाल तुमको जो चाहिए वो बताओ, हम उस मदद के लिए तैयार हैं। इस हद तक भारत मदद के लिए उतर आया है। और ये वही नेपाल था जो कुछ समय पहले अभी भारत को उल्टा सीधा कह रहा था। अब पता चला कि बाप बाप होता है। लेकिन यार इधर अगर आप देखोगे तो रसुआ वाला इलाका ही नहीं, बल्कि इधर जो एक आध दो जिले और है ना, यही जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और यहाँ से जो नदी आती है, वो नदी बह करके चली जाती है बिहार के अंदर, फिर उधर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल होकर के बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यही जो नदी आगे आ रही है, जो पानी यहाँ पर अभी खूब तेज़ी से बह करके आ रहा है, वो बिहार के अंदर भी जा सकता है। तो बिहार की सरकार को हाई अलर्ट कर दिया जा चुका है, वो लोग पहले से ही व्यवस्था कर रहे हैं। देखो, जिस हिसाब से बाढ़ यहाँ पर आपको नेपाल के अंदर देखने को मिली, वो बाढ़ क्या पता आपको बिहार के अंदर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सरकार कंट्रोल कर ले जाती है तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, कुछ पानी का स्तर आपको बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा। उसी के साथ साथ अब आपके मन में यह आ रहा होगा ना कि आखिरकार ये बाढ़ कैसे आई यार। तो सब लोग कह रहे हैं कि तिब्बत से आई। तभी मैंने कहा आपको तिब्बत वाला एरिया याद करके रखना है, क्योंकि तिब्बत के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ज़ांगजंग करके ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो होता है वो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के, और वो बर्फ की चादरों से ढके हुए होते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि एक पहाड़ था वहां पर जिसकी ऊंचाई केवल 5200 मीटर थी। अब इतना ऊंचा पहाड़ था, और उस पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा था। और वो बर्फ का टुकड़ा अगर हम बात करें कितना उसकी चौड़ाई थी और कितना मोटा मोटा था, तो ऐसा कहा जाता है कि 610 मीटर वो मतलब इस तरीके से चौड़ाई में था। मतलब आधा किलोमीटर से बड़ा बर्फ का टुकड़ा था, और वो इतने ऊंचाई से 5200 मीटर की ऊंचाई से नीचे 1 किलोमीटर धड़ाम से गिरा। समझ आया? मतलब ये है कि मान लेते कि पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक तो बहुत बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है। वो बर्फ का टुकड़ा धड़ाम से नीचे आकर के गिरा, 1 किलोमीटर नीचे धड़ाम से आकर गिरा, और वो बर्फ का टुकड़ा आधे किलोमीटर से भी बड़ा था। अब जब वो बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो केवल अकेले नहीं गिरेगा, वो जितने भी चट्टाने पत्थर सब कुछ उसको ले करके धड़ाम से गिरेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ का पहाड़ होता है, तो उसके नीचे बहुत बड़ी सी झील होती है। ये आपको केवल इमेज में इतनी छोटी दिख रही है ना, इतनी बड़ी बड़ी झील होती है कि अगर आप उसके पास से ऐसे खड़े होकर के देखोगे तो आपको उसका दूसरा कोना भी नहीं दिखेगा, इतनी बड़ी झील होती है, जैसे समुद्र लगता है। तो उस झील में धड़ाम से आकर के वो गिरा, और जब ये धड़ाम से गिरा तो ऐसा लगा कि यार कहीं परमाणु बम तो नहीं दगा। और दुनिया में ऐसा लगा, अमेरिका भी कह दिया कि यार यहाँ पर 4.4 का मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। आप सोचो कितना तगड़ा गिरा होगा कि ऐसा लगा कि भूकंप आ गया।
बाद में सैटेलाइट इमेज और बाकी तमाम चीज़ों से जाकर के पता चला कि ये जो ज़ांगजंग नाम का ग्लेशियर है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा गिरा है। और जब बर्फ़ का टुकड़ा झमाक से गिरा तो पानी और इधर उधर बिखर गया, और जो नदी वहाँ से निकलती थी उस नदी में धड़ल्ले से पानी जाने लगा। इधर उधर का जो आरी ओरी किनारा उनारा था सब टूट गया और झमाक झमाक से पानी जाने लगा। अब आप खुद देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये पहाड़ है, यहाँ से आराम आराम से पानी आ रहा है, लेकिन यही जो किस्सा मैंने आपको बताया, मान लेते इस पहाड़ के पीछे हुआ और झमझमा कर इतना पानी आने लगा इस नदी के अंदर कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यही सेम चीज हुआ है नेपाल के अंदर। अब इसी में काफी लोग तमाम चीजें कहेंगे कि भूकंप आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। भूकंप नहीं आया था, बल्कि बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा गिरा कि भूकंप जैसा लगा। अब अमेरिका खुद ये क्लैरिफाई कर चुका है सैटेलाइट के माध्यम से कि नहीं यार, भूकंप नहीं था बल्कि बर्फ का टुकड़ा गिरा था। अब आप सोच रहे हो कि इसमें गलती किसकी है? गलती इंसानों की है। आप और हम जो इतना ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जो इतना प्रदूषण करते हैं, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो ये धरती गर्म हो रही है, तो जब धरती गर्म होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जितने बर्फ है वो पिघलना चालू करेंगे, और जब वो पिघलना चालू करेंगे तो आप ऐसा जान जाओ कि पानी का स्तर समुद्र का बढ़ने लगेगा, और जब बर्फ पिघलेंगे तो झमाक झमाक से ऐसे ही गिरते चले जाएंगे और हर जगह बाढ़ आते चली जाएगी। मतलब आप खुद देखो, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया कर रही है, भुगत रहा है नेपाल, और वाकई में यही सच्चाई है। देखो, भगवान ये नहीं देखते कि गलती आप कर रहे हो, भुगतना इंसान को ही है। अब वो कौन सा इंसान भुगतेगा वो आप देख लीजिएगा, ये सच्चाई है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, कई लोग नदी की भी बात करते हैं। देखो, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, ये पहाड़ कई किलोमीटर ऊंचे रहते हैं। इस पर सोचो, ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, जब एग्जैक्ट जाओगे ना तो इतने छोट भर के आप भी नहीं रहोगे, इतना बड़ा ये पहाड़ होता है। सोचो, इतना बड़ा लेक, इसमें झमाक से गिरेगा तो एक ही बैग पानी भरभरा के भागने लगेगा, और जब भागने लगे तो आप खुद सोचो। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं यार नदी का नाम यहाँ पर काफी कठिन है, लोग समझ नहीं पा रहे। देखो, मान लेते हैं ये तिब्बत है, क्योंकि यार देखो यहाँ पर ना क्या हुआ था कि ये जो आपको नेपाल का मैप दिख रहा है, इसी तिब्बत वाले एरिया के अंदर यहीं पर ही वो था ग्लेशियर, यहीं पर ही पूरा कांड हुआ, झमाक दे पानी नेपाल के अंदर आने लगा और इतना ज़्यादा पानी आ गया कि तबाही मच गई। और ज़्यादातर तबाही नदी के किनारे वाले एरिया पर मची है, जो नदी के किनारे लोग बसे हुए थे। अब ऐसा नहीं पूरे नेपाल के अंदर आ चुका है, नदी के किनारे वाले एरिया पर, नदी के किनारे मान लेते नदी इतने में बह रही है, अब इतने में बहने लगी, तो इतने एरिया में जितने थे उनको समेट कर लेकर चली गई। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार किस नदी से ये पूरी की पूरी बाढ़ हुई, और क्या ये बाढ़ अब भारत के बिहार के अंदर भी आ सकती है। तो देखो यार, मान लेते हैं कि ऊपर ये देखो नेपाल है, इसके ऊपर क्या होगा, तिब्बत होगा, यानी कि चाइना वाला पार्ट होगा, तो वहां पर पूरा बर्फ का टुकड़ा है, पूरा ग्लेशियर है। और कौन सा ग्लेशियर है? तो यही ज़ांगजंग वाला ग्लेशियर है। तो इधर क्या हुआ कि यार वहां से ना एक तो नदी निकलती है जिसका नाम है लेहंदे नदी। क्या नाम है? लेहंदे। तो वो नदी वहां से निकलती है और इसमें आकर के जुड़ जाती है। किसमें? भोते कोशी नाम की एक तो रिवर है, उसमें आकर उसकी सहायक नदी है बन जाती है। फिर ये नदी धीरे धीरे आगे आती है, और जब आती है नेपाल के अंदर तो इसे कुछ और नहीं बल्कि त्रिशूली नदी कहते हैं। और इसी त्रिशूली नदी के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पर बगावत हुई है। बगावत का मतलब पूरा का पूरा ये जो किस्सा हुआ है इसी त्रिशूली नदी पर हुआ है। फिर ये त्रिशूली नदी आगे आती है और भारत के अंदर आ जाती है, और भारत के अंदर जब आती है तो बिहार में आ जाती है। फिर इसी त्रिशूली नदी को कुछ दूसरा कहा जाता है, लेकिन अब क्या कहा जाता है वो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपने कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा कि नेपाल से जो त्रिशूली नदी आती है उसे भारत में क्या कहा जाता है। अब यही पानी इस नदी से भारत के अंदर आना चालू कर रहा है, और जब बिहार के अंदर पहुंचेगा तो वही कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर भी ऐसी तबाही मच सकती है। अब क्या ऐसी तबाही बिहार के अंदर मचेगी कि नहीं, ये भारत सरकार पर डिपेंड करेगा कि भारत सरकार कैसी व्यवस्था करती है। बहरहाल अभी बिहार के अंदर कहीं कहीं वैसे भी बाढ़ आई हुई है बारिश की वजह से। अगर ये वाली बाढ़ आ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। देखते हैं भारत सरकार बचा पाती है कि बिहार के लोगों के नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।